साक्षरता कोरोना और वैक्सीन। विश्वास न्यूज के इस खास वेबिनार में मैं अमीश राय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पहले हम अपने बारे में आपको बताते हैं। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज इस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग। हम लोग सच की पड़ताल के लिए प्रतिबद्ध हैं और विश्वास न्यूज IFCN यानी इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड है। हम हिंदी अंग्रेजी समेत देश की 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करते हैं और आप तक सच पहुंचाते हैं। इससे पहले भी हम पिछले जो साल गुजरा है कोविड का, इस दौरान भी हम आपसे रूबरू हुए। इससे पहले चुनाव में हम आपसे रूबरू हुए थे वेबिनार के जरिए, और एक बार फिर हम आपके सामने ये खास वेबिनार जो हमारा मीडिया लिटरेसी ड्राइव है वैक्सीन के लिए, हाँ सच के साथ ही वैक्सीन के लिए, हाँ इस ड्राइव के तहत हम आपके सामने मौजूद हैं। पटना में ये हमारा दूसरा वेबिनार है। इस वेबिनार के तहत हम विश्वास न्यूज की कोशिश है कि जो फेक न्यूज कोविड के आसपास घूम रही है, कोविड के सराउंडिंग जो फेक न्यूज चल रही है, कोविड के वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के अंदर एक जो झिझक है और सोशल मीडिया पर जो इसके बारे में गलत और मिस अफवाहें जो शेयर की जा रही हैं, उसको कैसे टैकल करें, इसके लिए हम इस खास वेबिनार में एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचते हैं। विश्वास न्यूज का ये वेबिनार IFCN के वैक्सीन ग्रांट अभियान के तहत किया जा रहा है। हम देश के अलग अलग 12 शहरों में इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। इस वेबिनार में आपको एक्सपर्ट्स पैनल हमारा फैक्ट चेकिंग के बारे में जानकारी देता है। ये आपको बताया जाता है कि आपको कोरोना से जुड़ी जो फेक न्यूज़ हैं इनसे कैसे बचना है। इसके अलावा इस वेबिनार में हम एक्सपर्ट पैनल जो लाते हैं, देश के जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। आइए इस वेबिनार का शुरुआत करने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट पैनल का परिचय आपसे करा दूं। आज हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार जुड़े हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजीव HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी और नोडल ऑफिसर भी हैं कोविड-19 एम्स पटना के। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर तपन कुमार सांडिल सर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सांडिल प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस पटना, फॉर्मर वाइस चांसलर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना। डॉक्टर तपन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वेबिनार में हमारे साथ हमारी सहयोगी पल्लवी मिश्रा हैं, ज्योति हैं, जो इस वेबिनार में आपको बताएंगी कि कोविड से जुड़ी जानकारी आपको देंगे, उससे जुड़े फैक्ट चेक के बारे में आपको बताएंगे। हेलो डॉक्टर संजीव, you're welcome to this webinar. सर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं और आपसे लोग समझना चाहेंगे कि क्या है ये महामारी और इसके लक्षण क्या हैं संक्रमण के। महामारी तो मैं सुन रहा था, आप तो बता रही हैं कि ये वायरस जो है, ये वायरस स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वायरस जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो हम लोग देते हैं इसमें स्पाइक्स लगे निकलते हैं और स्पाइक्स में जो प्रोटीन होता है बेस्ड ये वायरस। तो जब ये वायरस, इस वायरस की एक एफिनिटी होती है लंग टिश्यू से, जो हमारे फेफड़े का टिश्यू है, और जो डेल्टा वायरस, डेल्टा प्लस वायरस आ रहा है, वो सीधे लंग में जाके अटैच होता है और लंग टिश्यू में जाता है तो ये लंग को डैमेज करता है। और हम सब जानते हैं कि लंग में ही गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आता है। तो जो एल्विलाई होते हैं लंग में, लंग का जो यूनिट होता है उसको एल्विलाई बोलते हैं। तो 300 मिलियन एल्विलाई होते हैं लंग्स में जाके हमारे शरीर में। तो हम लोग ये लंग हमेशा काम करते रहता है। अब इस पर जो वायरस अटैक किया है, ये एल्विलाई को डिस्ट्रक्ट करने लगता है, तो ये गैसियस एक्सचेंज अफेक्टेड होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो मेजर लक्षण इसी कारण से होते हैं। और दूसरा कारण होता है ये जो बीमारी है कोविड, ये थ्रोम्बोलिसिस, मतलब खून में थक्का जमा देता है, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है शरीर के विभिन्न हिस्सों में। तो ये दोनों चीज मिलकर सिम्टम देते हैं। तो बिल्कुल आपने सही लिखा है। सिम्टम्स होते हैं सबसे पहले बुखार, जो बुखार ज़्यादा दिन तक रहता है, 5-6 दिन से ज़्यादा, सूखी खांसी, अत्यधिक थकान, फटीग जिसको बोलते हैं, और गले में खराश,
आंखों में लालीपन या कंजक्टिवाइटिस जिसे बोलते हैं, और बिल्कुल आपने सही लिखा है फिर कि इसमें टेस्ट या स्मेल ये सेंसेशन खत्म हो जाता है, ईचिंग या स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, और आजकल कई बार पेट खराब से भी होता है, दस्त होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, सीने में जकड़न होती है। तो यही सब सारे लक्षण होते हैं जो कि वायरस का कोई भी मोड हो, लक्षण यही होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तपन भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तपन जुड़े हैं हमारे साथ। प्रोफेसर साहब आप हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वेबिनार में। अच्छा, आपका बहुत संपर्क रहता है अपने यूथ के साथ, क्योंकि आप अकेडमिशियन हैं, तो आप यूथ को समझते हैं कि वो उनकी क्या राय है वैक्सीन को लेकर। तो व्हाट डू यू थिंक यूथ, या क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर भी हैं एक, तो सोशली लोग कितने अवेयर हैं वैक्सीन को लेकर, और क्या आज भी उनमें भ्रम की स्थिति कोई बनी हुई है? पल्लवी मिश्रा जी, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वेबिनार में पूरे विश्वास न्यूज टीम, गौरव तिवारी जी, ज्योति जी और स्पेशली पटना दैनिक जागरण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एस फॉर वैक्सीन एक विषय लेकर हम लोग के सामने उपस्थित हुए हैं, और विशेषकर पटना के लोगों को जागरूक भी करना है। तो मैं डॉक्टर साहब की भी बात सुन रहा था, डॉक्टर संजीव जी ने भी काफी अच्छे ढंग से हमारे सामने सारी बातों को रखा। प्रश्न है कि मैं एक कॉलेज का भी प्रिंसिपल हूं, और जिस कॉलेज में 20,000 स्टूडेंट्स हैं, और एक बार में 5,000 स्टूडेंट जरूर कॉलेज के कैंपस में रहता है, और यूं भी मैं स्टूडेंट के बीच ज्यादा रहता हूं। तो यूथ में कोई भ्रम नहीं है कि इस वैक्सीन को लिया जाए कि नहीं लिया जाए। आज हमारे पास एक नोशन बन गया है, लोगों के बीच एक मत है कि वैक्सीन लेना चाहिए, वैक्सीन अच्छी चीज है, और वैक्सीन से हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। एक बार अगर वैक्सीन लेने पर होता क्या है कि ये एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव है हमारे ऊपर कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क, वैक्सीन के पहले हमारे पास यही एक रास्ता था इससे बचने का कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से और मास्क के द्वारा हम इस बीमारी को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जब वैक्सीन आ गया तो जितने भी प्रकार के वैक्सीन अभी हम लोग के बीच है, कि कोविशील्ड हो या जो दूसरे कई वैक्सीन हैं, तो सभी का प्रभाव का एक समय निश्चित है। तो इतना गारंटी हो गया है कि अगर हम वैक्सीन लेते हैं और इम्यूनिटी शरीर में उससे बढ़ता है, तो व्यक्ति को वैक्सीनाइजेशन से प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। ये एकदम 100% सत्य है, और जनता को वैक्सीन लेना चाहिए। और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन अभी समय समय पर जारी होता है, WHO का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसको फॉलो करना चाहिए इस वैक्सीन के बारे में, क्योंकि समाज में विसंगतियां हैं कि भ्रम पैदा है। तो हम उस भ्रम को दूर करने के लिए समाज में कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहिए, सोसाइटी को कॉन्शियस करना चाहिए, और सोसाइटी को बताना चाहिए कि वैक्सीन अच्छी चीज है। और वैक्सीन का जो फायदा है सबसे बड़ा कि इम्यूनिटी को वो बिल्ड करता है, और इससे क्या होता है कि आप दोस्तों से, परिवार वालों से मिलने में कोई रिस्क नहीं रह जाता है, जो सबसे बड़ा फायदा है। आज क्या हो गया है कि इस बीमारी के कारण लोग एक दूसरे से मिलने में डरते हैं, एक डर पैदा हो गया है। तो ये वैक्सीन उस डर को निकालता है और रिस्क को मिनिमाइज करता है। बिना मास्क के भी आप एक सीमा तक परिवार और दोस्तों से मिलजुल सकते हैं। वैक्सीन जो होता है वो किसी प्रकार का जो डर है मन में उसको निकाल देता है। यानी कि हमने अभी आपसे बताया कि मनोवैज्ञानिक जो दबाव इस कोविड-19 के कारण बढ़ा है, उसको वैक्सीन मिनिमाइज करता है और दूर भी करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैक्सीन लेना एक शुभ कार्य है। और विशेष फर्स्ट वीक में क्या हुआ कि 45 से एवं
एज ग्रुप को वैक्सीन लेने की बात किया गया, लेकिन आज तो सभी ग्रुप को वैक्सीन लेने की बात हो गई है। और भारत यंग इंडिया है, यहाँ यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यंग को लेना, यूथ को लेना। जब तक यूथ को वैक्सीन नहीं लेगा तब तक हम स्कूल कॉलेज खोलने की भी बात ठीक से नहीं कर सकते। अगर हम हमारा 80% यूथ अगर आज वैक्सीन ले लेता है तो उसका प्रभाव रेस्ट 20% पर भी पड़ेगा कि अगर वो नहीं भी लेता है तो जो लिए हुए है उसके प्रभाव से वो संक्रमित नहीं हो सकता है। इसलिए होना यह चाहिए कि अधिकांश लोग को वैक्सीन लेने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। और मन में जो एक मनोवैज्ञानिक डर जो पैदा हो गया है उसको निकाल देना चाहिए और वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि ये कोविड-19 का जो टीकाकरण है या टीका जो है, इससे लगाने से कई फायदे हैं। अब दूसरी लहर में डबल म्यूटेंट वायरस क्या है और ये क्यों ज्यादा खतरनाक है? आपने चार्ल्स डार्विन के सैद्धांतिक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो बायोलॉजी का बहुत सिंपल फंडा है कि जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है वही ज्यादा देर तक टिकता है। तो कोई भी जिंदा चीज, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या वायरस हो, उसे जिंदा रखने के लिए अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल ढलना पड़ता है, अपने शरीर को उस हिसाब से ढालना पड़ता है। तो ऐसे ये जो वायरस है ये भी अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। डबल म्यूटेंट वायरस WBC को मात देता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को मात देने के लिए खुद को एक अनुकूलित माहौल में ढालता है। ऐसे में आई वांट टू आस्क डॉक्टर संजीव, डू यू वांट टू गिव अस एनी ब्रीफ अबाउट दिस स्लाइड, बिकॉज़ पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड। ये जो वायरस है को सरवाइव करने के लिए कोई होस्ट को होना जरूरी है, और वो होस्ट ह्यूमन काइंड है। आदमी के शरीर की इसको जरूरत है, और आदमी के शरीर की कोशिकाओं को ये नष्ट करके उसी में रहता है। तो इसमें दो एस्पेक्ट है। पहला मैं बता दूं कि जब भी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है। तो एंटीबॉडी वो जो वायरस है, जो लाइव वायरस आया बॉडी में, उसके एंटीजन को देख के बनता है। तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गया तो वो तो फाइट करेगा और उस वायरस को नष्ट करेगा। तो वायरस भी अपने एंटीजन को चेंज करता है, उसी को म्यूटेशन जैसे आपने बताया, उसकी जो प्रोटीन जो सीक्वेंसिंग है, जीनोम सीक्वेंसिंग, वो चेंज कर देते हैं। और अभी ये खासकर देखा गया है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस से बहुत तेजी से चेंज हुआ है उसके जीनोम। वो चेंज करता है तो एंटीबॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो फिर वो सरवाइव करेगा। तो यही एक होता है। दूसरी चीज और बताने में है कि कभी भी वायरस जो है वो नहीं चाहता है कि हमारा जो होस्ट है जिसको हुआ है वो खत्म हो जाए, मतलब उसकी डेथ हो जाए। तो डेथ हो जाएगा तो भी सरवाइव नहीं करेगा। तो वो उसकी एक्टिविटी ऐसे रहती है कि वो उसकी माने डिस्ट्रक्शन करते रहे और खुद का सर्वाइव करता रहे। उसकी खुद के सर्वाइवल के लिए उसके होस्ट का सर्वाइवल जरूरी है। वेरी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर संजीव। आगे बढ़ेंगे। ब्लैक फंगस, लोगों में ब्लैक फंगस को लेकर भी एक बहुत बड़ा एक हवा बना दिया गया ब्लैक फंगस को, और लोगों में बहुत डर बैठ गया कि ये तो कोविड से भी खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक्सपर्ट हैं आप, कि ब्लैक फंगस क्या है, क्या ये कोविड से रिलेटेड भी है या पहले से रहा है? तो वी वांट यू टू गिव सम डिटेल्स अबाउट ब्लैक फंगस। पैसा चाहिए वो आपको ना बनना मत बनिए, जो लोग भी बने देखिए कि ऊपर वाले की चाहत है। मैं अपने सहयोगी अभिषेक से आग्रह करूंगी कि वो जो भी नॉन पार्टिसिपेटिव पैनलिस्ट हैं उनको म्यूट कर दें। डॉक्टर संजीव, आर यू विद अस? या मैं तो मैं कुछ आवाज आ रही थी इसलिए मैं रुक गया था। जी डॉक्टर साहब प्लीज कैरी ऑन। ब्लैक फंगस, पहली लाइन की म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जो है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मॉर्टिलिटी रेट इसमें बहुत हाई है, कोविड से बहुत ज़्यादा। सीवियर म्यूकोरमाइकोसिस में जिनमें सर्जरी नहीं हो पाती है वैसे लोगों में मॉर्टिलिटी रेट 70 से 80% तक है। तो ये खतरनाक है। दूसरी चीज़ है कि अभी के सिनेरियो में अभी जो म्यूकोरमाइकोसिस मिल रहे हैं वो डायरेक्टली कोविड से रिलेटेड है।
पहले भी म्यूकोरमाइकोसिस हुए हैं, ब्लैक फंगस हुए हैं, लेकिन बहुत कम हुए हैं। इसलिए ये कहना कि नई बीमारी ऐसी नहीं है, हुए हैं लेकिन बहुत कम हुए हैं। अभी जो है ये कोविड मरीजों को हो रही है। क्यों? मैंने पहले बताया था कि कोविड में 2 मूल फिजियोलॉजी होते हैं। एक होता है थ्रोम्बोलिसिस, जिसमें खून की नलियों में क्लॉट जम जाता है। तो जब खून की नलियों में क्लॉट जम जाता है तो उस एरिया में, शरीर के जिस एरिया में क्लॉट जमता है उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट कम हो जाता है, वो एरिया एवेस्कुलर हो जाता है, मतलब वहां पर खून नहीं है। तो जो हमारा फेस है, फेस, ब्रेन, ये शरीर में सबसे ज्यादा वेस्कुलर एरिया में से बहुत ज्यादा खून की सप्लाई होती है, तभी ऑक्सीजन डिमांड यहाँ ज्यादा है, ब्रेन में भी और चेहरे में। और अगर ये कोविड के बाद इस एरिया में खून का थक्का जम जाता है, खून की सप्लाई बंद हो जाती है, तो एवेस्कुलर वो एरिया हो जाता है। जब उस जगह पे ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक हो जाता है, समझ में जाना। उस समय एनारोबिक एरिया में फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, उसको बड़े लंबे समय तक एवेस्कुलर एरिया किसी आदमी मिलता है, उस आदमी का इम्यूनिटी चूंकि कोविड हुआ है और कम रहता है, तो उस समय फंगस अटैक करता है और ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस उस आदमी को होता है। तो वैसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, बहुत ज्यादा लंबे से तक बीमार रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज है और उसको कोविड हुआ है, बहुत लंबे समय तक आईसीयू में रहे हैं, तो उनको जो ऑक्सीजन दिया गया है, तो ऑक्सीजन में भी जो देने की प्रणाली है, हम सब जान चुके हैं ये सब, कि ऑक्सीजन का जो पानी है, जो पाइपलाइन है, उसमें अगर गंदगी जम जाए तो उसमें ये फंगस ग्रो करता है। फंगस कभी भी पानी में नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि पानी अल्कली मीडियम होता है, पीएच उसका, और जैसे ही उसमें गंदगी जमा होती है या इनहाइजीनस होता है तो एसिडिक चेंज होने लगता है, तो उसी समय फंगस उसमें ग्रो करता है, तभी वो शरीर में जा रहा है। तो ऐसे तरीके से या तो गंदगी से फंगस ग्रो करते हैं तब जाते हैं बॉडी में, या बॉडी में एवेस्कुलर होता है तो फंगस जाते हैं। तो अभी जो ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस है, बिल्कुल डायरेक्ट कोविड से रिलेटेड है। आप देखेंगे जैसे जैसे कोविड की संख्या कम होगी, उसके 1 महीने बाद ब्लैक फंगस की संख्या कम होने लगेगी, क्योंकि मरीज ही नहीं बचेंगे कोविड वाला। तो ये सिस्टम है, और इसके लक्षण तो आप लिख ही रहे हैं और कारण भी हम सब जान ही रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर तपन। प्रोफेसर तपन, आपसे अनुरोध, आई वांट टू आस्क यू, आपके डिवाइस से शायद कुछ और भी लोग कनेक्टेड हैं, आप प्लीज उनसे कहिए अपना कैमरा बंद कर लें। बाकी आपकी तरफ और कुछ सवाल लेकर भी आएंगे। डॉक्टर संजीव, कुछ सवाल हैं जो लोग जनता पूछना चाह रही है। जैसे एक हमारा सवाल है, सूर्यदीप कुशवाहा ने पूछा है, दोनों डोज लेने के बाद भी क्या आगे भविष्य में मैं पुनः वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ेगी? दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग। अभी जो डेटा है, अभी जो स्टैटिस्टिक है हमारे पास WHO से या ICMR से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से, ये जो वैक्सीन लग रही है, ये इनकी एंटीबॉडी जो बनेगी, इसकी सुरक्षा 8 से 12 महीने तक हो। तो अभी तो किसी वैक्सीन के 12 महीने हुए भी नहीं है, तो 8 से 12 महीने तक तो आप सुरक्षित हैं। 12 महीने के बाद फिर से असेसमेंट करना होगा कि शरीर में एंटीबॉडी की कितनी मात्रा है। अगर ये ड्रास्टिकली कम हो जाती है तब बूस्टर डोज या दूसरी डोज की जरूरत पड़ेगी। राइट। प्रोफेसर तपन, आपसे एक सवाल है। प्रोफेसर तपन, आप हमें सुन सकते हैं? प्रोफेसर तपन, अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, ओके जी। एक सवाल है कि सर, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ व्यक्तियों को वैक्सीन को लेकर कुछ डाउट हैं, उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं जिससे वे वैक्सीन लगवाने के लिए और ज्यादा जागरूक या तैयार हो जाएं? बिकॉज आप लोगों के बीच रहते हैं और आपने खुद बताया कि आप वैक्सीन को लेकर कितने जागरूक हैं, तो आप कैसे जागरूकता फैलाएंगे और कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वैक्सीनेशन को लेने के लिए? देखिए, जागरूकता अभियान तो बहुत जरूरी है, अब विशेषकर यूथ में। 45+ एज ग्रुप वाले को तो सरकार ने शुरू से ही जागरूक कर रखा है, लेकिन यूथ को जागरूक करने के लिए जो ये जागरूकता अभियान है, वो स्कूल और कॉलेज में कई मेथड हैं। हमारे पास NCC है और NSS विंग होता है कॉलेज में, स्कूल में। तो ये NSS के माध्यम से और NCC के माध्यम से
उसके वॉलेंटियर के द्वारा हम सभी जगह पर जा जाकर इस अभियान को, माने जागरूकता अभियान को एक पर्व के रूप में अगर मनाया जाए और लोग को जागरूक किया जाए कि वैक्सीन लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये घातक वायरस, जो ये वायरस है, इस घातक वायरस से लड़ने में यह वैक्सीन हमें मदद करता है। तो ये बात हमें जनता तक पहुंचानी होगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कई स्रोत से जान जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो रिमोट एरिया में हैं, गांव में हैं, तो उनको भी जागरूक करने की जरूरत है कि एनजीओ के माध्यम से, यानी गवर्नमेंट के साथ साथ एनजीओ के माध्यम से भी ये लोगों को जागरूक किया जाए कि वैक्सीन हमारे शरीर में कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी के विकास में मदद करती है। यह हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा देती है और शरीर में एंटीबॉडी विकसित करती है। तो इस प्रकार का एक स्लोगन दीवार पर, चाहे होर्डिंग पर, चाहे विज्ञापन के द्वारा, अखबार के द्वारा, और कई माध्यम हैं जिनके द्वारा लोगों को जागरूक कंसस किया जाए। इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाया जाए कि हम शहर से लेकर गांव तक के लोग को जागरूक करें कि वैक्सीन लेना हमारी सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है, और तभी हम विकसित हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं और कोविड-19 को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अभी देखिए कई सर्वे आया है आपका, जैसे फाइजर बायोएनटेक, मॉडर्ना, इस सब का जो सर्वे आया है वैक्सीन से, जितने वैक्सीन, जो 3 काइंड्स ऑफ वैक्सीन की बात हमारे डॉक्टर साहब ने अभी किया, और उसमें आप बताया कि कौन सा वैक्सीन कितना कारगर है। अब देखिए सीरम जो है उसका कहना है कि कोविशील्ड का 90% सुरक्षा प्रदान कर रहा है आज के डेट में। फिर कोवैक्सीन जो है वो 80% और पुतलिंग के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये काइंड्स ऑफ जो वैक्सीन हैं इसको जनता तक पहुंचाने की आज जरूरत है, यूथों तक पहुंचाने की जरूरत है, और विशेषकर वहां पहुंचाने की जरूरत है जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते नहीं हैं। भारत एक 130 करोड़ जनसंख्या वाली देश है जहां 65 से 70% लोग गांव में रहते हैं, तो उन गांव के लोग को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। हालांकि गांव में अभी इस का प्रभाव थोड़ा शहर से कम है, फिर भी ग्रामीण जनता को जागरूक करके ग्राम वासियों को भी ये वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और इसके लिए ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, शहर के स्तर पर हमें एक जागरूकता अभियान फैलाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, टू अग्री विद तपन जी, बिल्कुल जागरूकता अभियान फैलाने की जरूरत है। साथ ही इस बीमारी का जो संक्रमण है वो शहर, गांव, देहात, हर जगह इक्वल है। तो ये मत सोचिए कि आप किसी गांव में बैठे हुए हैं तो आपको संक्रमण नहीं होगा या आप बच जाएंगे। आपकी कहीं भी हो, आप किसी भी जगह पर हो, आपके लिए वैक्सीनेशन बहुत अनिवार्य है, क्योंकि संक्रमण ये नहीं देख रहा है कि आप किस जगह पर बैठे हैं, वो हो रहा है। डॉक्टर संजीव, आपके लिए एक सवाल है, हमारे एक यूजर ने पूछा है। शिवम है एमिटी यूनिवर्सिटी से, एंड ही इज आस्किंग, आई हैव अ क्वेश्चन, इफ somebody gets infected with COVID after taking the first dose of vaccine, then how many days after the recovery the person is advised to take the next dose? The same guideline, after recovery, 3 months after recovery to take the second dose. तो वेबिनार के दूसरे पड़ाव में जाने से पहले मेरा सवाल है डॉक्टर संजीव से। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन, मतलब लड़कियों को वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, इससे आगे प्रॉब्लम होती है और उन्हें वैक्सीन लेने से बचना चाहिए। डॉक्टर संजीव, आप बताएंगे इस बारे में कि मतलब क्या लड़कियों के लिए वैक्सीन लेना जरूरी नहीं है? लड़कियों के लिए वैक्सीनेशन लेना उतना ही जरूरी है जितना लड़कों के लिए है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये सारी भ्रांति है, ये अफवाह है, किसी भी वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित नहीं है।
वैक्सीन लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बहुत जरूरी है, और अब तो लड़कियों में ये भी आगे जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी ले सकती है, इसलिए कोई। थैंक यू सो मच संजीव सर।